मैं अगर गलत हूँ, मेरा किरदार गलत है, मैं करप्शन में मुलव्वस हूँ या मैं किसी और एंटी स्टेट एक्टिविटी में मुलव्वस हूँ, तो आवाम को चाहिए मुझे रद्द कर दें, जैसे इस दफ़ा किया। अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है तो ना लड़ें इलेक्शन। उस निगरान वज़ीर-ए-आज़म को जिसके अंडर इलेक्शन हुए, उसको कड़ी सज़ा देनी चाहिए। अगर मुझे ये ज़ोम है कि जी वोटर सिर्फ़ मेरा वोटर है, मेरी वजह से मुझे किसी को भी देता वोट, तो ऑब्वियसली फिर मैं वही करूँगा जो मेरा दिल करेगा। ये इक़्तिदार में था तो मैं ऑपोज़िशन में था, तो मैं उस वक़्त भी ये कहता था कि वो काम करो जो आने वाले वक़्त में तुम्हें तकलीफ़ ना दे। इश्तिहारात देने की चंदा ज़रूरत नहीं होती, अगर आप काम ऐसे कर रहे हैं तो काम खुद बोलते हैं फिर। लोग खुद बोलते हैं, लोग सताइश करते हैं। इश्तिहार आज लगाएँगे, कल लगाएँगे, परसों लगाएँगे, लोग भूल जाएँगे, फिर नया इश्तिहार आ जाएगा, फिर उसके बाद एक नया इश्तिहार आ जाएगा। वही पैसा किसी और जगह इस्तेमाल कर दीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का पॉडकास्ट बड़ा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि सियासतदान तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ सियासतदान ऐसे होते हैं जो अमूमी तौर पे सियासतदान झूठ बोलना एक लाज़िम व मलज़ूम चीज़ है, लेकिन कुछ सियासतदान हैं जो कुछ डेयरनेस के साथ कुछ बेखौफ़ी के साथ सच भी बोलते हैं और आज का पॉडकास्ट ऐसे ही एक सियासतदान के साथ होने जा रहा है। आपका ताल्लुक है लाहौर से। शेख रुहेल असगर मुतअद्दिद बार मेंबर कौमी असम्बली रहे, उसके अलावा मुस्लिम लीग नून के बहुत पुराने कारकुन हैं, लीडर हैं, रहनुमा हैं। आज अपनी गुफ्तगू का सिलसिला उनके साथ शुरू करते हैं। शेख साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहला सवाल ये है, आप बहुत पहले से सियासत को देख रहे हैं, 3-4 दहाइयों से आप सियासत को देख रहे हैं, उससे पहले आपके वालिद सियासत में थे। कुछ रहनुमाई कीजिए कि वजह क्या है पाकिस्तानी सियासत के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर जो नहूसत के काले बादल हैं, ये क्यों नहीं झड़ते? ये नहूसत क्यों है पाकिस्तानी सियासत के अंदर गैर जमहूरी रवैयों की या खैर जमहूरी सी? देखिए, मैं आपको गुज़ारिश करूँ, एक पहली बात तो मेरे ज़रा ये थोड़ा-सा इसको दुरुस्त कर लीजिए कि ना मैं लीडर हूँ और ना मैं रहनुमा हूँ। मैं एक आम सा आदमी हूँ, आम सा बंदा हूँ। बस एक ऐसे समझ लीजिए कि शौक है, कुछ ना कुछ करूँ, करता रहूँ। मेरे वालिद सियासत में थे 1960 में। जनरल अयूब के दौर से। जिस वक़्त फैसला किया, तो वो फैसला ये था कि तुमने इलेक्शन लड़ना, क्योंकि उस वक़्त फैसले बड़े करते थे ना, आपके बस में तो नहीं था फैसला। तो सियासत में आ गए, बस ठीक है, चलता रहा फिर। लेकिन जो आपका असल सवाल है, वो बड़ा एक मायने रखता है। देखिए, सियासत को अगर आप ये सोच के करें कि आपने खिदमत करनी है, आपने अंदर एक खुशी पैदा करनी है, किसी की मदद करके आपने फ़ख्र महसूस नहीं करना, आपने एक तस्कीन महसूस करनी है। और ख़ास तौर पे मेरे वालिद भी ये कहा करते थे, किसी गिरे हुए को उठाने में जो मज़ा आता है, उसका अपना ही एक मज़ा है। जब तक आप अपना रवैया नहीं बदलेंगे, तब तक इस मुल्क की नहीं, बल्कि कहीं भी जहाँ मर्ज़ी आप चले जाएँ, जहाँ रवैये गलत होंगे, जहाँ सोच मुस्बत नहीं होगी, वहाँ पे सियासत या जमहूरियत पनप नहीं सकती। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ये बात भी एक ज़हन में रखें, अक्सर व बेशतर आप सारा इल्ज़ाम जो है वो सियासतदानों पे डाल देते हैं। सियासतदान खराब। कभी आपने ये ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से, गहरी सोच से कभी इस पे नज़र डाली है कि ये सियासत बनाता कौन है? ये ऊपर से तो नहीं नाज़िल होते ना। आप अवाम में जाते हैं, अवाम आपकी बातें सुनते हैं और आपको मुतासिर होते हैं आपसे। रहनुमा बना लेते हैं। हम्म। हालाँकि मेरा ये मानना है कि अवाम अपने रहनुमा को उससे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, उसकी ज़हनियत, उसके ख्वाहिशात सबको जानते हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी अगर अवाम उसको इज़्ज़त देते हैं या उसकी तक़रीन करते हैं या उसके लिए नारे लगाते हैं, तो आप मुझे ये बताएँ कि सियासतदान कहाँ गलत है? हाँ, अगर आप ये समझते हैं, आप एक बंदे को जाने मैं किसी की मिसाल नहीं देता, ऐसे ही नाराज़ हो जाते हैं फिर वो मेरे मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैं अगर गलत हूँ, मेरा किरदार गलत है, मैं करप्शन में मुलव्वस हूँ या मैं किसी और एंटी स्टेट एक्टिविटी में मुलव्वस हूँ, तो आवाम को चाहिए मुझे रद्द कर दें। जैसे इस दफ़ा किया, पता नहीं उसकी ख़ास वजह होगी। शायद शक्ल देख-देख के तंग आ गए होंगे या शायद मैं उनकी उम्मीदों पे, उनकी उमंगों पे पूरा नहीं उतरा होऊँगा। तो ये असल पे मेरे ख़्याल में किसी भी सियासतदान के लिए ये बहुत बड़ी सज़ा होती है। अच्छा, नहीं, ये आप अपनी पर्टिकुलरली अपनी बात कर रहे हैं या ये ओवरऑल मैं गवर्नमेंट की मैं बात कर एक रहे हैं? मिसाल दिया ना, अगर मैं किसी का ओवरऑल किसी का नाम लूँगा तो खामख़ा फिर नाराज़गी या फिर यूँ कह लीजिए कि मेरे लिए अच्छा नहीं। यानी आप थोड़ा मसलहतन नहीं, मसले कुछ तो नहीं, खदशात मैं की वजह बता से रहा कोई हूँ। नाम नहीं ले रहे? मैं एक चीज़ आपके सामने मैंने अर्ज़ की है कि अगर आप इस चीज़ को रोक लें और रोकेगा कौन? अवाम। अवाम के इख्तियार में नहीं है ना जी, अवाम नहीं, नहीं, देखिए नहीं, ये बात ये गलत 8 फरवरी के बिल्कुल इलेक्शन के अंदर वो किया, अपना बिल्कुल गलत है। अपना अपना हक राय-दही इस्तेमाल किया, लेकिन नहीं, वो मैं इस फॉर्म बात को 47 से फॉर्म 45 से 47 में आते-आते सब नहीं, कुछ मैं तब्दील हो इस गया। बात को नहीं मानता। 47, 45, 46, 48 सब ऐसी बातें हैं। बस अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है तो ना लड़ें इलेक्शन। नहीं, तो आपके ख्याल में फॉर्म 45 फॉर्म 47 बनते-बनते नताइज तब्दील नहीं हुए हैं ना लास्ट बातें इलेक्शन? करनी होती हैं, बस बातें करने के लिए वो मुँह थोड़ी पकड़ लेता है आपका। हुँ। अगर ये ऐसे ही करना तो फिर ये जो ऑपोज़िशन के पास इतनी सीटें हैं वो भी ना होती। नहीं, ये तो साबिक जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म थे उन्होंने भी कह दिया, तो ऐसी बातें गवर्नर्स ने कह दिया, ये वो तो बेचारों को उनकी बेचारों की ख्वाहिशात ख़त्म हो गई ना। देखिए ना निगरान वज़ीर-ए-आज़म था, तो इसका मतलब है कि उस निगरान वज़ीर-ए-आज़म को जिसके अंडर इलेक्शन हुए उसको कड़ी सज़ा देनी चाहिए। अगर वो ये मान रहा है, इसका मतलब वो नालायक तरीन आदमी था। असूली तौर पे देनी चाहिए, तो असूली मैं तौर वही पे अर्ज़ कर देनी रहा हूँ ना। चाहिए। तो मैं इस तरह बातें करनी जब आप हुकूमत से ख़त्म हो जाएँ या इक़्तिदार से बाहर चले जाएँ, तो आप किसी के खिलाफ बातें शुरू कर दें, ये मैं समझता हूँ कि ये कोई बड़ापन नहीं है। अच्छा, 80 से पहले शेख साहब जो है ना, पॉलिटिकल वर्कर, वो उसका उसका दिमाग बड़ा ब्रॉड होता था। उसकी उसकी सियासी बलूगत बड़ी अच्छी थी। लेकिन 80 के बाद से लेके अब तक जो जो पॉलिटिकल वर्कर है वो आहिस्ता-आहिस्ता बतदरीज ऐसे महसूस हो रहा है जैसे डोले शाह का चूहा उसको बना दिया गया है। नहीं वो लोहे का कड़ा उसके दिमाग के ऊपर रख दिया गया है, शोर पे रख दिया गया है। उसकी क्या वजूहात है? नहीं, नहीं, जहाँ जहाँ पे भी दुनिया में जहाँ पे भी शख़्सी सियासत होगी, वहाँ भी ऐसे ही होगा। तो यानी 80 के बाद की 80 सियासत आ गई। मैं फिर वही बात करता हूँ ना, मैं फिर बात वो दोहरा देता हूँ। अगर मुझे ये ज़ोम है कि जी वोटर सिर्फ़ मेरा वोटर है, मेरी वजह से मुझे किसी को भी देता वोट, तो ऑब्वियसली फिर मैं वही करूँगा जो मेरा दिल करेगा, फिर मैं किसी की क्यों सुनूँगा? इसलिए मेरा अपना ख़्याल है कि यहाँ पे फिर मैं ये बात कहूँगा कि जब इलेक्शन हों, ये बिला तफ़रीक और बिला इम्तियाज़ ये देखें लोग कि कौन शख्स उनकी नुमाइंदगी कर सकता है, कौन शख्स उनके दुःख दर्द को बाँध सकता है। कैसे 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 पता होता देखे? है उनको, सब पता कैसे देखे? सर पता होता है। सर, 8 देखें, फरवरी के इलेक्शन में दिया ना लोगों ने, मैं इमरान खान को वोट दिया, पीटीआई वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि अब देखें ना, मैं आपकी बात नहीं करना चाहता। इमरान के मुतल्लिक मैं हमेशा से ये बात कहता रहा हूँ, जब मैं इक़्तिदार में था, तो मैं ऑपोज़िशन में था। तो मैं उस वक़्त भी ये कहता था कि वो काम करो जो आने वाले वक़्त में तुम्हें तकलीफ़ ना दे। लेकिन कहाँ जब हम इक़्तिदार में होते हैं तो इतने ताकतवर अपने आप को समझते हैं कि फिर उसमें ये समझते हैं कि खुदा हम में उदाया है। तो फिर उस वक़्त हम ये भूल जाते हैं कि ये ताकत और ये रियासत ताकत और ये हुकूमत, ये इक़्तिदार, ये तो सिर्फ़ अल्लाह के घर में है बस। बाकी तो वैसे फ़ानी है, वक़्त के लिए याद आया और चला गया, ख़त्म हो गया। और जो आप करेंगे सो आप
फिर आइंदा पाएंगे भी, और वही हो रहा है आपके सामने ही है। तो ये मेरे ख्याल में सियासत में से ज़ातियात और ज़ाती दुश्मनी को ख़त्म होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हम्म। और अगर ये ना हुआ तो फिर इस मुल्क की सियासत का अल्लाह ही आफत है। मैं तो यही कहूँगा। अच्छा, अल्लाह हाफिज तो हुआ हुआ है शेख साहब। 80 की दहाई से फिर स्टार्ट करते हैं। 80 की दहाई वाज द टाइम जब सियासत को कॉरपोरेट किया गया, सरमायादार आया। वैसे ही उससे पहले एक बात मुझे बताइए कि आपके वालिद साहब भी कारखानादार थे अयूब के दौर में। ही वाज अ गुड बिजनेसमैन, लेकिन उस हिसाब से 2025 तक आपकी ग्रोथ या तरक्की उस तरह की नहीं है। और वो जिस तरह बाकी हमारे कुछ खानदान हैं जिनकी हज़ारों परसेंट की ग्रोथ है, हज़ारों परसेंट की ग्रोथ है, 10-10, 15-15 हज़ार परसेंट की ग्रोथ उनकी आई है उस वक़्त से लेके इस वक़्त में। क्या वो जो बात नहीं, आप क्यों नहीं कोप अप कर सके सिस्टम से, उस तरह से फ़ायदा क्यों नहीं उठा सके? 2 चीज़ें हो सकती हैं ना, या आप खुद कमा लें या कमा के लोगों को दे दें। आप समझते हैं मेरी बात को? आप अगर माल कमाना चाहते हैं तो माल कमा लें। अगर आप इज़्ज़त कमाना चाहते हैं तो उससे बड़ी चीज़ तो है ही नहीं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मेरे मालिक का, मैं बड़ी इज़्ज़त की रोटी खाता हूँ। सामने रोटी खानी होती है, और मेरा अल्लाह का बड़ा करम है मेरे पे। अच्छी रोटी खाते हैं मैं बिल्कुल और जो रिज़्क मेरी बन ख्वाहिश गया अल्लाह ने आपके ऊपर। जो मेरी ख्वाहिश है, मैं अपनी ख्वाहिश को पूरी करता हूँ। और अ, मैं बड़े आराम की नींद सोता हूँ। जब चाहता हूँ सो जाता हूँ रात को, और अपने वक़्त पे उठ जाता हूँ। अच्छा। अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुज़ारता हूँ बस। अच्छा, ये तो वो मतलब आपकी इस बात से मेरे ज़हन में जो ख़्याल आया कि पाकिस्तान के जो अमीर तरीन लोग हैं उनमें से 2 अशख़ास ऐसे हैं, एक ज़रदारी साहब और एक मंशा साहब, जो इतना पैसा होने के बावजूद भी रिस्क जो है अल्लाह तक का हर तरह का रिस्क नहीं खा सकते। वो बहुत कैलकुलेटेड चीज़ों से अपनी कैलोरीज़ पूरी करते हैं। अच्छा, मियाँ साहब जब से आए माशाल्लाह सियासत के अंदर, मियाँ साहब आए और जो पॉलिटिकली शख़्सी सियासत है उसकी बुनियाद पड़ी पंजाब के अंदर। कल्चर चेंज हुआ, पहियों फाइलों के नीचे पहिए लगने शुरू हो गए। मियाँ साहब क्योंकि सरमायादाराना क्लास को भी रिप्रेजेंट करते थे। फिर ये देखा लाहौर ने, पाकिस्तान ने, कि सहाफ़त के अंदर पहली दफ़ा लिफाफा जर्नलिज़्म इंट्रोड्यूस की गई। तो मियाँ साहब की ये जो सारी की सारी कॉर्पोरेटिक इनोवेशन थी, इसने सियासत को किस हद तक तेज़ किया, ख़राब किया या बेहतर किया? मैं जानता हूँ उनको, शुरू से तो इंतहाई वफ़ादार आदमी थे। बड़े तबीयत भी बड़ी अच्छी थी, बड़े सॉफ्ट स्पोकन थे, सॉफ्ट हार्टेड थे। फिर वही बात आ जाती है जनाब, जब आप कहने याद होगा आपको, मुझे अब शेर व शायरी नहीं आती, वरना यहाँ पे शेर ऐसा होता कि आप अ, बाग बाग हो जाते। होता कि देखिए, बात ये है, सुनने में आता है, सुना है मैंने, देखा नहीं है, सुना है। कहते हैं कि पत्थर की भी तारीफ करो ना, पत्थर भी नाचने लग जाता है। तो मेरे ख्याल में जब आप किसी शख्स की ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा उसकी खुशामद करेंगे, तो उसकी हर चीज़ की आप सताइश करेंगे, तो मेरे ख्याल में फिर वो शायद वो नेचुरल नहीं रह सकता। शेर का ज़िक्र किया आपने, चलें आपकी खिदमत में और व्यूअर्स की खिदमत में एक शेर मैं इकबाल का पेश किए देता हूँ। वो कहते हैं, लाके ब्राह्मणों को सियासत के बीच में, ज़ुन्नारियों को देरो हरम से निकाल दो। तो ये जो मतलब पॉलिटिकल ब्राह्मण क्लास, मियाँ साहब जिसकी नुमाइंदगी करते हैं, जरदारी साहब करते हैं, इमरान खान साहब करते हैं, फजल रहमान साहब करते हैं, ये जो ब्राह्मण हैं ये सियासत के अंदर मतलब बिहेवियरली और सोसाइटी के लिहाज से ये इक्वल होने देंगे बाकी एक वर्कर को अपने बराबर आने देंगे, या चलिए छोड़िए अपने खानदान के किसी बच्चे के बराबर भी आने देंगे? मैं उनको इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहराता, फिर कौन है जिम्मेदार? इसका ज़िम्मेदार अवाम है। बिल्कुल। आवाम का तो बेचारे हैरान होंगे, आप हैरान होंगे इस बात को सुन के कि 85 का इलेक्शन शायद आपको नहीं पता होगा, गैर जमाती इलेक्शन। गैर जमाती इलेक्शन था। और मैं और मेरा भाई, हम 3 भाई थे, तीनों जेल के अंदर थे, बंद थे। अवाम ने फैसला किया कि इन दोनों भाइयों को इलेक्शन लड़ना है। एक कौमी असेंबली में बड़ा वाला और छोटा सूबे। खुद ही उन्होंने फॉर्म फिल किए, जेल में लाके मुझसे दस्तखत करवाए, टेस्ट करवाए, खुद ही उन्होंने इलेक्शन लड़ा।
खुदावंद करीम ने इज्जत दे दी, मैं कौमी असेंबली में चला गया, छोटा जो सूबे में चला गया। आप सोच सकते हैं कितने पैसे लगे होंगे मेरे? नो आइडिया। ये 2 लाख रुपया उस दौर में मुनाफा हुआ था। इसलिए कि जब मैं इलेक्शन में इज्जत मिली तो लोगों ने इस तरह मुझे हार बनाए नोटों के कि वो जब गिनती की तो वो जो मैंने पैसे लगाए थे उससे 2 लाख रुपया ज़ायद था। अमेजिंग। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता लोग मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, इसलिए कि जब वो किसी ऐसे शख्स को लाएँगे जो अपनी अग़राज़ और मकासद और अपनी ख्वाहिशात का ताबे होगा, तो वो भी देख रहे हैं ना उसको, देखते हैं, गलती भी उन्होंने की है, लेकिन देख भी वही रहे हैं। फिर आइंदा के लिए वो भी उसी डगर पे चल पड़ते हैं। इतना मुश्किल हो गया इलेक्शन, इतना महँगा हो गया इलेक्शन कि आम आदमी तो सोच ही नहीं सकता। आप क्या मतलब लोग जब ऐसी बातें करते हैं तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगता है कि जी आम आदमी इलेक्शन कैसे लड़ेगा आम आदमी इलेक्शन? खैर शेख साहब, आप मैं अब इसको आपकी समझदारी कहूँ, अक्लमंदी कहूँ, ज़हानत कहूँ, चालाकी कहूँ, मक्कारी कहूँ, क्या कहूँ? आप जो कमज़ोर सेगमेंट है सोसाइटी का उसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं, हर चीज़ का वो कसूरवार अवाम है। मैं तो आपको बता रहा हूँ। जो लीडर है उनके आप किसी का नाम ही नहीं ले, जसारत आज भी छोड़ दें, आज उनका नारा लगाना छोड़ दें, अब ठीक हो जाएँगे, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, A1। सर, पहले बिरयानी की प्लेटों पे नारे लगते थे, अब 5-5 हज़ार रुपए आटे के तोड़े और घी के मैं यही डब्बे। तो बात कर रहा हूँ। अब अगर मुझसे आप ये पूछेंगे तो मैं स्टेट को ये बात कई दफ़ा कह चुका हूँ कि चौक में खड़ा हुआ फ़कीर उसी तरफ को हम हक़ारत से देखते हैं, नफ़रत करते हैं। उसको कहते हैं ये प्रोफ़ेशनल है और जिनकी लाइनें आप लगा रहे हैं, कभी बेनज़ीर स्कीम में, कभी आटे की लाइन, कभी चीनी की लाइन, कभी बस मतलब वो क्या है? क्या आप पूरी इस मुल्क के अवाम को आप भिखारी नहीं बना रहे? क्यों नहीं ऐसा काम करते जिससे कौम या मुल्क, अब कौम तो नहीं कह सकते, अवाम जो है वो अपने कदमों पे खड़े हो जाए। अब क्यों मुझसे ऐसी बातें उगलवा रहे हैं जिस बातों से मुझे नुकसान होएगा फिर? अल्लाह रहम करे जी, अल्लाह अल्लाह की ज़ात है, नुकसान फ़ायदा पहुँचाने मैं वाली। ना मैं किसी के डरता नहीं हूँ, ना मैं डरता हूँ, ना मैं किसी से खौफ़ हूँ, क्योंकि मेरी उम्र के लोग जो है ना, उनको पता है, वो अपनी ज़िंदगी गुज़ार चुके हैं, अपने हर एतबार देख चुके हैं, हर किस्म की खुशियाँ, बहारें देख चुके हैं। अब वो अल्लाह को खुश करना मुझे क्या, किसी शख्स को तो खुश नहीं करना। लेकिन फिर भी आप जो है बड़ी रियायत कर रहे हैं को सच जो है खुल के बोल नहीं रहे, हल्की सी मसलहतन आप नहीं, नहीं, मसले। मैंने हर बात आपके सामने बिल्कुल खोल के रख दी है। हर चीज़ बता दी है आपको। अब ये तो डिपेंड करता है ना आप, या आप उसका नतीजा क्या निकालते हैं? आप उसको किस तरह लेते हैं? अच्छा शेख साहब, माशाल्लाह आपका बड़ा एक दबंग सा अंदाज़ है, पंजाबी कल्चर को भी आप ओन करते हैं ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे मतलब ट्रस्ट मी के पंजाबी होने के बावजूद भी हमारे पॉलिटिकल लीडर जो है ना वो शर्मिंदगी महसूस करें अगर कोई उनके फंक्शन के अंदर धोती पहन के आ जाए, कोई लाचा खुस्सा पहन के आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसको अपने कल्चर को ओन करते हैं। ये बड़ी एडमरेबल चीज़ है। इससे पता लगता है कि इंसान के शख्सी मिलान क्या है, वो अंदर से कितना कितना एक पारा है, कितना एक साउंड है। मैं जब एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, एज अ स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव स्टडी, रिलीजन, सोशियोलॉजी देखता हूँ अपनी लीडरशिप को, तो पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, बिलखसूस जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद की लीडरशिप है, वो मुझे बहुत इंतहाई खोखली, इंतहाई माज़रत के साथ छोटी सोच की, लिमिटेड विजन की, अपनी वैनिटी फेयर एक अंग्रेजी का वर्ड है जिसकी मतलब है पैसे की नमूदो नुमाइश। आपके पास पैसा है, आप किसी की इज्जत है, कुछ भी है, घर है, मकान है, दुकान है, गुडविल है, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। कि और इन ये कैरेक्टरिस्टिक्स देख के, ये ट्रेट्स देख के एज अ पाकिस्तानी, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स बड़ा दिल दुखता है, दिल कुड़ता है। आप भी कुछ मतलब मटेरियल आपका जो है ना वो को देसी पाकिस्तानी जैसा ही है, आप सियासत में इतने अरसे से हैं लेकिन को आपने बड़ा उससे फ़ायदा नहीं उठाया। कि आपका दिल दुखता है कि जो रातों को आप इबादत करते हैं, इसमें कभी आपको अल्लाह से आपने के सामने रोए कि जी की गलती हो गई कि एक लीडर भी चंगा नहीं मिले, 77 साल हो चले सानू। नहीं, अल्लाह की किताब जो है जिसका नाम कुरान मजीद है, कुरान हमीद है,
उसकी एक एक लफ्ज़, एक एक इबारत वो सच्चाई पे मबनी है। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद ना बदले। फिर आप कहेंगे मैं गलत बात कर रहा हूँ। मैं तो बस वही बात करता हूँ जो मेरी समझ में आती है। यार बनी इसराइल को भी मूसा निकाल के लेके गए, मूसा अलैहिस्सलाम निकाल के लेके गए तो उनकी कौम की हालत बदली ना। तो आपने देखा ना, मस्ट बी आपने देखा ना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब खुदा की बारगाह में चले गए 40 दिन के लिए, तो पीछे से वही कौम थी जो फिर बदल गई। बछड़ा पूजना शुरू कर दी। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि इसलिए इसलिए मेरी बातें जो हैं शायद आपको आपको तो नहीं, आपको को तल्ख़ लगेंगी। है शायद कुछ लोगों को तल्ख़ लगेंगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बार-बार इस बात की मैं करता हूँ, रिपिटिशन करता हूँ कि जब आप इसको बदलना चाहेंगे, जब आप इसको ख़त्म करना चाहेंगे, तो ठीक हो जाएगा। अब जहाँ तक मैं अक्सर व बेशतर आजकल एक बात ज़रूर करता हूँ, जब मुझसे ये पूछा जाता है कि भई ये हालात कैसे बदलेंगे? तो उसका मेरे पास एक ही जवाब होता है। आपके हालात बदल सकते हैं, आप ठीक हो सकते हैं, मुल्क ठीक हो सकता है, अवाम के हालात दुरुस्त हो सकते हैं कि अगर आप 2 चीज़ें अपने दिलो-दिमाग से निकाल दें। एक ख्वाहिशात, इक़्तिदार और दूसरा मरने का खौफ। तो आप बिल्कुल अच्छा, सही सिग्नल कंफ्यूज कर रहे हैं आप। आपसे मुराद आपकी कौन है? व्योर है, पाकिस्तान की आवाम है, जो लीडर है, कौन है? जो साहिब इक़्तिदार होते हैं ना जी, जो साहिब इक़्तिदार हैं, जिन्हें नहीं गारी आती है कि उसने पाकिस्तान को मज़बूत करना है, पाकिस्तान के अवाम की हालत को दुरुस्त करना है, उसी सब मटीरियल ही नहीं है। जी सब मटीरियल ही नहीं है हमारे पास लीडरशिप का। मतलब आप कह रहे हैं बेखौफ हो रहे बड़ी हैं। अच्छी है, बहुत अच्छा है। देखिए मैं आपको एक गुज़ारिश ही है, एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ आपको। आपने किसी अपने घर का कोई सौदा सल्फ़ लेना हो तो आप 2-4 जगह से घूम के, फिर के, पूछ के लेते हैं। यहाँ तो अजीब मंतक है। सऊदी अरब हमें उधार तेल दे रहा है, आप वो महँगा लेते जा रहे हैं, आपको ईरान इसलिए पसंद नहीं कि आप वहाँ से लेंगे तो अमेरिका बाद नाराज़ हो जाएगा, आपकी हुकूमत भी जाएगी, आपकी जान भी जाएगी। तो इसलिए कैसे दुरुस्त होएगा? मुझे ये समझ मैं ये समझने से कासिर हूँ। आपने बड़ी जुर्रत की, आपने ईरान के साथ मुआहदा किया, उन्होंने गैस पाइपलाइन अपनी बॉर्डर तक रख दी, आपने अपनी इस जगह काम नहीं किया, डर गए। तो ये डर-डर के कब तक आप गुज़ारा करेंगे? कब तक आईएमएफ से मिलते रहेंगे, पूछते रहेंगे, बात करते रहेंगे? कब तक आईपीपी से आप बिजली महँगी खरीद के आप सस्ती बिजली देते रहेंगे? जब तक शेख रुहेल असगर खुल के सच नहीं बोलेंगे, एज बीइंग अ वेटरन पॉलिटिशियन, एज बीइंग अ सीजन पॉलिटिशियन। मैंने तो आपको सारी बातें बता दी हैं। अब आपके डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह लेते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि जो अब पंजाब की वज़ीर आला हैं मरियम बीवी, क्या उनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं? आप किस तरह से ग्रेड करते हैं उनको? क्या प्लस हैं उनके जिनकी वज़ह से वो वज़ीर आला हैं? देखिए, मैं इस बारे में सिर्फ़ एक बात अर्ज़ करूँ, हुँ, वफ़ाक में हुकूमत है किसकी? उनके अंकल की, हुँ? उनके अंकल की। हाँ, तो फिर अगर वफ़ाक में अच्छाई नहीं होगी, तो सूबा आप क्या करेंगे? कैसे आप पर रिफ्लेक्शन कैसे आएगा? अभी आप देखिएगा एक और चीज़ आएगी, अभी थोड़े दिन बाद आएगी, जो गंदम का एक मसला आएगा आपके पास। काश्तकार जो है ना, आप देखें ठीक है, शहर हैं, बहुत मज़दूर तबका भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके इस मुल्क का काश्तकार और पंजाब का बिलख़ुसूस काश्तकार जो है, वो गरीब भी है, अमीर भी है, तगड़ा भी है, सब कुछ है। अब उसकी कीमत का मामला आएगा। अब जब कीमत का मामला आएगा, तो उसमें वो काश्तकार जो है तबाह हो जाएगा। आपको चाहिए कि उस फसल के आने से पहले-पहले कोई ऐसी पेशबंदी करें, कोई ऐसा मंसूबा बनाएँ कि वो काश्तकार बच जाए। अगर बिल्कुल आप सही नहीं है, करेंगे बनाना तो चाहिए, बनाना चाहिए। लेकिन लेकिन मरियम बीवी के प्लस नहीं बताए आपने। मैंने आपको अभी बताया ना जी, क्या सूबे की चीफ एग्ज़ेक्टिव तो वही है ना, उन्होंने ये प्लान करना है ना कैसे वो बचाएँगी, इसको लेके निकल जाएँगी। अब बसों में काश्तकार तो सफ़र नहीं करता ना, गाँव में तो बस नहीं चलेगी ना, बस तो शहरों में चलेगी। इलेक्ट्रिक बस चलेगी, वो इलेक्ट्रॉनिक है ना बस जो नई आई है। ये भी अब पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती, किस किस्म की ये सियासत है। ऑरेंज ट्रेन है,
आप सब्सिडाइज कर रहे हैं। वो जो आपने बस चलाई हुई है वो भी आप सब्सिडाइज कर रहे हैं, ये बस चलाई ये भी सब्सिडाइज कर रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा? आप अपने खजाने से कब तक इस तरह करते रहेंगे? प्रोडक्टिव काम कीजिए, लोगों के रोजगार का मतलब मैंने बहुत देर पहले भी ये बात की थी, जब आपको याद होगा, पता नहीं वो अब कटाई में पड़ गया या वो चल रहा है। वो जो आपने सुना होगा, बड़े बड़े बोर्ड लगे थे, बिल बोर्ड लगे, बड़े इश्तहारात लगे कि स्कूलों में बच्चों को दूध पिलाया जाएगा। तो मैंने उस बारे में भी कहा था कि वो बच्चे गालबन तादाद किसी किसी मैंने सुना था 2 करोड़ बच्चा जो स्कूल में नहीं जाता, उनका दूध कैसे पूरा होगा? उनको दूध असल तो वो हकदार है दूध के। जो बच्चा स्कूल चला गया, जो फीस देने के काबिल है, वो तो मेरे ख्याल में शायद छटाकी दूध पी लेगा, लेकिन जो बेचारे शिसक रहे हैं वो क्या करेंगे? जी बिल्कुल शेख साहब, वो 2.5 करोड़ से ज्यादा जी बच्चा है कर रहा हूँ और ना, 14 करोड़ के सूबे के अंदर ये बहुत बड़ा मैं वही मैंने नंबर। मैंने उस वक्त भी कहता रहा हूँ। अच्छा, तालीम को आप कहाँ रेट करते हैं? कौमों की तरक्की में, इंडिविजुअल की तरक्की के अंदर, वेयर डू यू रेट? 3-4 चीजें हैं ना जी। तालीम आप समझते हैं कि तालीम इतनी महंगी हो गई हुई है कि सोच से बाहर है। आपको कैसे करना है ये तो सूबे के लोगों को चाहिए ना। छोड़ दें यार इसको, बसों को छोड़ दें, तालीम दे दें, लोगों को साफ पानी दे दें, लोगों को सड़कें गलियां अच्छी दे दें, लोगों का रोजगार ठीक हो जाए, बसें चलती रहेंगी यार। तालीम का जो प्रायोरिटी हमारी है वो आप सेहत की तरफ देख लें। बड़ी लो प्रायोरिटी है। उसका उसका कोई पॉलिटिकल कैपिटल गेन है तालीम से डिप्राइव रख के, शऊर को मार के, क्या वो मैस को पॉलिटिकल कन्वर्ट किया रहा? मुझे तो लगता है ये मुल्क सिर्फ उम्रा और रोशा के लिए है, गरीब आदमी के लिए तो नहीं है ये। तो गरीब आदमी की हकीकत क्या है? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं थोड़े दिन पहले मेरे कुछ मिलने वाले हैं, अजीज है मेरे, वो एक मूजी मर्ज में मुब्तला हो गए, और जानते ही हैं उसको सुन के इंसान काम जाता है उस मर्ज को। तो जो बिल उनका बना था, जो इस मुल्क का आप भी और सब ये समझते हैं बहुत अजीम कारनामा है, शौकत खानम, वो 38 लाख रुपया था। अब मुझे ये बताएं कि गरीब आदमी जिसको कैंसर हो जाए, वो मेरे ख्याल में बेहतर समझेगा कि वो उसके कफन दफन पैसे लगने बजाय 38 लाख, ना 38 लाख होगा ना उसका इलाज होगा। वो फिर हम यही करेंगे कि अल्लाह ताला ने यही उसके लिए लिखा था कि उसने यूं ही मरना था, मर गया वो बेचारा, इलाज नहीं करवा सकता वो अपना। सो जनाब, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि वाकई ठीक है, इसमें जिसके पास दौलत है उसकी जिंदगी अच्छी गुजर रही, बाकी बेचारे इस तरह ही हैं। अच्छा, हम प्रोग्राम के टॉप इसके पॉडकास्ट के आखिरी फेज में आ गए हैं। जाते जाते ये बताइए कि स्टैब्लिशमेंट ने जब भी पॉलिटिकल लीडरशिप को क्राफ्ट किया और बनाया, शुरू से लेकर हमारी अलमिया है कि हमारे तमाम तर जमहूरी लीडर कभी ना कभी स्टैब्लिशमेंट के साथ हैंड ग्लव्स ऐसे थे, या तो डैडी कहते थे या अंकल कहते थे, कोई किसी को रूहानी बेटा कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने डेलिबरेटली हमें एक छोटे दिमाग का लीडर क्रिएट करके दिया, जिसने जिसने कौम को आगे से छोटा रखा, या वो लीडर जो है वो उसको मजबूरन अपने सर्वाइवल के लिए छोटे दिमाग का होके बनना पड़ता है? हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? दूर हम खुद दावत देते हैं, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, सियासतदान हैं। आप जब अपने इक़्तिदार में आते हैं, आप फोकस करें, आप अपने इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करें, उनको बिल्डअप करें। या अजीब तमाशा बना हुआ है, जरा थोड़ी बर्फ ज्यादा गिर जाए ना सड़कों पे तो आप फौज को बुलाते हैं। आपके दरिया में थोड़ा पानी ज्यादा आ जाए आप फौज को बुलाते हैं। आपके जल्दा आ जाए आप फौज को बुलाते हैं। मतलब आपकी नहर में पानी आ जाए, बड़ा जुलूस निकला है, फौज को बुला लेते हैं। मतलब खुद दावत देते हैं आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों नहीं ठीक करते? आप क्यों उनको ताबे रखते हैं? आप क्यों उनको कमजोर करते हैं? आप क्यों नहीं उनको एम्पावर करते? आप उनकी ट्रेनिंग कीजिए, आप उनको मजबूत कीजिए। अब मैं एक आपको छोटी सी गुजारिश करता हूँ,
आज मैं देख रहा हूँ आज वही चीज़ हो रही है, लेकिन ये दूसरे तरीके से हो रही है। ये किस मुझे इस मंतक की समझ नहीं आई कि एक गरीब को आप वहाँ से डिसलॉज करके आप अमीरों की बस्ती वहाँ बसाना शुरू कर दिया आपने। आपने सुना ना रावी में जो वो क्या रोडा नाम की चीज़ बन गई, लोगों की ज़मीनें ले ली, उनसे बिल्कुल सस्ते दामों लेके एक्वायर कर लीं। आज वहाँ पे जनाब अमीरों की बस्तियाँ तामीर होंगी, तबाही हो जाएगी। वो काश्त करने वाली ज़मीन को आप बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे लाहौर को। ये आपकी सोच है बस। और मैंने ये बहुत देर पहले शहबाज शरीफ को ये बहुत देर पहले कहा था कि रावी या जो भी दरिया हैं, इनके इर्द-गिर्द एक लंबी-लंबी झीलें बना दो। जो पानी आए सैलाब का, उस पानी को झीलों में डाल दो ताकि सारा साल तुम उससे एग्रीकल्चर का काम लेते रहो। बस वो आप शहबाज साहब आपको क्या आपकी बात नहीं सुनते? क्या वो खुद कोई बहुत पर्सनैलिटी समझदार क्लैश है क्या? मेरी बात क्यों सुनेंगे? मैं कौन सा इतना अक्लमंद आदमी हूँ यार। समझदार आदमी है, उनके साथ बड़े-बड़े ज़ीरक और समझदार लोग लगे हुए हैं। 2 मशवरे दिए थे, आप भी सुन लीजिए। एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि आपकी वो जो प्रेशर है पानी का वो ख़त्म हो जाएगा, झीलें भर जाएँगी, आप कल्टीवेशन का काम लेते रहेंगे। एक और दूसरा लाहौर में आप देखिए, लाहौर में पानी इकट्ठा हो जाता है आपका। अब जब ज़्यादा बारिश होएगी तो ऑब्वियसली जो आपका सीवरेज सिस्टम है वो तो आपके वेस्ट वाटर के लिए है, रेनी वाटर के लिए नहीं है। और जब रेनी वाटर के लिए आप इतना बड़ा सीवरेज बनाएँगे तो उसके लिए तो आपको अरबों खरबों रुपया चाहिए। तो मैंने इनसे कहा था कि मैंने जनाब किसी किताब में पढ़ा था कि अमेरिका की एक स्टेट जो थी वो समुंदर से नीचे थी, तो वो पानी इकट्ठा होता था। तो उन्होंने उसमें अपने कुएँ खोद के वो पानी जो था वेस्ट वाटर जो था, बारिश का पानी जो था उसको उन्होंने कुएँ में डाल दिया था। यही मशवरा मैंने दिया था, आप उस कुएँ को सिक्योर कर लें और उसमें पानी रेनी वाटर उसमें डाल दें, आपके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपका वाटर लेवल बढ़ जाएगा और दूसरा आपका मिनटों-सेकंडों में आपका जो पानी है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। और मैंने उसका तजुर्बा मैंने अपनी इस ग्राउंड में किया। मेरी ग्राउंड यहाँ पे नीची थी, तो मैंने यहाँ पे वो एक बोर करवा के पानी उसका अंदर कर दिया, वो सारा एक मोटर लगा दी, वो ख़त्म हो जाता पानी फटाफट। तो बात तो ये होती है कि मैं तो आपको मशवरे ही दे सकता हूँ ना। शेख साहब वीनस जो जो पानी पे बसने वाला शहर है उसके अंदर इस तरह से बारिश के पानी को बचाया जाता है और वो लोगों ने मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, वो तो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है ना, वो तो चूँकि वीनस एक बिल्कुल दुनिया में एक अजीब-सी चीज़ है, हाँ तो मैं तो उस शहर की बात कर रहा हूँ ना जहाँ लेकिन पानी रेनी वाटर को रिसाइकिल करने की हम बात करते हैं उस तनाजुर में मैंने कहा कि अच्छा आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई मीन शहबाज साहब को कुछ थोड़ा सा मसला पर्सनालिटी डिसऑर्डर आपको महसूस होता है कि जब वो तकरीर करते हैं या जब वो किसी को झाड़ देते हैं पब्लिकली या जब माजरत के साथ जब हमें वो सीएम के दौर में उनके कुछ थोड़ी सी रऊनियत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिस करते हुए महसूस होते थे? डू यू फील समथिंग लाइक दैट फिशी फिशी? हाँ, बंदे की आदत होती है, बस नेचर होती है। वो नेचर वो नहीं छोड़ सकते। मेरे सामने एक दफ़ा उन्होंने किया था एक सेक्रेटरी को, तो मैंने कान में इनके कहा था, मैंने कहा ये मुनासिब तरीका नहीं है। बुला लीजिए अपने ऑफ़िस में बुला लीजिए, चंद लोग होंगे उसके सामने जो मर्ज़ी कर लीजिए। यहाँ पे अगर उसने आपको जवाब दे दिया, तो आपके पल्ले क्या रहेगा? हुँ। क्योंकि इज़्ज़त तो हर किसी की है, छोटे की भी है, बड़े की है। और अगर कोई ऐसा शख्स है जो बिल्कुल क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, जो करप्शन में मुलव्वस नहीं है, जो सीधी-सीधी नौकरी कर रहा है, तो क्यों सुनेगा आपकी बात? हुँ। मैं बीसीओ लोगों को ऐसे जानता हूँ जो बड़े साफ लोग हैं, जिनको पोस्टिंग के साथ या करप्शन के साथ कुछ लेना-देना नहीं है। तो अगर किसी ऐसे शख्स के साथ अगर आप करते हैं, तो गलती तो इंसान की होती है, इंसान गलतियाँ करता है यार और ह्यूमन ने है मतलब ये है, होते हैं एरर्स होते हैं। तो अगर कोई आगे से अब पब्लिकली आपको जवाब दे दे, तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं। मैं मुनासिब नहीं समझता, मैं खुद वैसे ऐसी गलतियाँ करता हूँ। बाद में रियलाइज़ करता हूँ कि नहीं ये मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए। हुँ। मसला वैसे छोटे मियाँ साहब की जो भतीजी हैं, उन्होंने अपने चचा की लेगेसी इस मामले में तो बहुत ज़्यादा असर्टिवली फ़ॉलो की है। अपनी तस्वीरें छपाने पे, इश्तिहारात छपाने में। वो 60 सफ़ों का जो है एड कैंपेन चली थी, उस पे आप क्या कहेंगे? चलिए उसको थोड़ा-सा दे दीजिए एक क्या कहते हैं उसको
खिलौना नहीं, वो उसकी उम्र के हिसाब से आप उसको एक लिबर्टी दे दीजिए कि ठीक है, उम्र ऐसी है, कैसी उम्र है? तेजी है, नौजवानी में बंदा ऐसी बातें करता ही है यार। या आप सीएम पंजाब की बात कर रहे हो? मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ। नहीं, वो तो नौजवान तो नहीं है, खैर वो नौजवान ही है वो, मेरे जैसी तो नहीं है, मेरी उम्र की तो नहीं है, या चाची की उम्र की तो नहीं है, उस हिसाब से तो कम ही उम्र की है ना। नहीं, वैसे ये इतने करोड़ों अरबों के इश्तिहारात देने चाहिए थे। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि इश्तिहारात देने की चंदा ज़रूरत नहीं होती, अगर आप काम ऐसे कर रहे हैं तो काम खुद बोलते हैं, लोग खुद बोलते हैं, लोग सताइश करते हैं। इश्तिहार आज लगाएँगे, कल लगाएँगे, परसों लगाएँगे, लोग भूल जाएँगे, फिर नया इश्तिहार आ जाएगा, फिर उसके बाद एक नया इश्तिहार आ जाएगा। वही पैसा किसी और जगह इस्तेमाल कर दीजिए। बहरहाल ये आपकी अपनी सोच है, क्योंकि उनके साथ जो लोग हैं उनको शायद यही मशवरा देते होंगे कि इश्तिहारात से बड़ी पेशरफी मिलती है। मेरी अपनी सोच है, मैं ये समझता हूँ कि आप काम करें, कंसंट्रेट करें, खिदमत पे करें, लोगों की फलाह पे करें, लोगों को बेहतर ज़िंदगी देने की कोशिश करें। मेरा फिर इश्तिहार की ज़रूरत नहीं रहती, खुद ही इश्तिहार बन जाता है। आप जहाँ से गुज़रेंगे लोग आपको आपकी सताइश करेंगे, आपके लिए अच्छे अल्फाज़ बोलेंगे। बड़ी बात की शेख साहब, आपने बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। आपने अपने ख्यालात का इजहार कहीं पे खुल के किया, कहीं पे रुक के किया, कहीं पे रोक के किया। प्रोग्राम और पॉडकास्ट आपने भी देखा, सुना, कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अहमद इमरान खान को इजाज़त दें, और जाने से पहले खबरें डिजिटल के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट हमारी आने वाले इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट वो आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। अस्सलाम वालेकुम।